नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज में उपयोग होने वाला तार का प्रतिरोध कैसा होता है, तो ऑप्शन में रहता है ना, आपको ध्यान रखना है। जो तार का प्रतिरोध उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टीन और शीशा का बना होता है फ्यूज तार, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। देखिए, फोकस दूरी गोलीय दर्पण का एक गुण है, इसलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात द्रव में डुबाने पर अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है। देखिए, प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य ये बदल जाता है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति इसका नहीं बदलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया 160 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे ने कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा सारा, ठीक है। जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, C-0/5 बराबर F यानी फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाना है, इसको सोल्व करना है। क्या लिखा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट यानी कि फ़ारेनहाइट जो है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा, सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो यानी F बराबर क्या हो जाएगा 2C, ठीक है। तो अब यहाँ F के जगह पर 2C यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। F बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2C, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यह क्या होगा 9C हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 5 गुना ये 2C हो जाएगा, 5 दूनी 10C -32 पंचे 160, ठीक है। अब 160 इधर ले आइए और 10 में से एक 9C चला जाएगा तो कितना 1C बराबर, यानी सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, C-0/5 बराबर F -32/9, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि किस डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर है ना, दोनों बराबर होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, सामान्य मानव का जो है ना, मानव का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होता है, तो 746 जूल सेकंड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन है ना, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है ना। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई है ना बढ़ जाती है गर्मियों में, ठीक है। तो ये क्या घड़ी सुस्त हो जाती है, होता ऐसा है कि जैसे सरल लोलक का जो है आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2π√L/g, ठीक है। तो क्या होता है कि लंबाई अगर बढ़ जाती है ना, तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है ना, ये समानुपाती में होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है तो क्या होता है घड़ी
सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल जैसे बढ़ेगा घड़ी सुस्त हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है, तो इसका करेक्ट आंसर है शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता है ना अतिचालक का लक्षण है, यानी कि अतिचालक की पारगम्यता क्या होती है, शून्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। अतिचालक का प्रतिरोध शून्य होता है और अतिचालक की चालकता अनंत होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो टच स्क्रीन है ना, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जो मॉनिटर, प्रिंटर और ये प्लॉटर, ये क्या आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, कुछ दिमाग में रखना है कि आउटपुट और इनपुट कौन कौन सा होता है। जैसे इनपुट डिवाइस में आएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस है। फिर से समझिए, इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। और जो आउटपुट डिवाइस होता है उसमें आता है मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब कंप्यूटर की ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो ये रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार यानी कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया, हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेडियम का आविष्कार किसने किया, तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, रेडियम का आविष्कार। पोलिनियम का आविष्कार किसने किया, तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने ही किया था। ये आपको याद रखना। ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेक्यूरेल और रेडियम की जो खोज किसने किया है, तो मैरी क्यूरी ने किया है। तो इसलिए दोनों को यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफ वाउ सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया था क्वांटम सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये हीरा जो है ना एक मूल तत्व है। ठीक है, हीरा एक मूल तत्व है, ये ध्यान रखना है। और संगमरमर, शक्कर और रेत, ये सब क्या है, मतलब मिश्रण या तो यौगिक है। ठीक है, लेकिन हीरा जो है वो मूल तत्व है। ठीक है, अब हीरा कार्बन का है ना शुद्धतम रूप है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा ही है। ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो वो टंगस्टन है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट जो है सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। और मैग्नीशियम सिलिकेट क्या है मालूम, यह अति मुलायम खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का मिश्रण नहीं है, यानी कि तांबा किसमें नहीं है। ठीक है, ये आपको इसमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोज मेटल और टाइप मेटल, ये इसमें कहीं भी तांबा नहीं है। बाकी जैसे पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है। कांसा किसका है, तो टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए पीतल है ना किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का। ठीक है, पीतल, तो इसे याद रखना है पिताजी है ना, तो पिताजी यानी पी से हो गया पीतल, ताजी यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है, तो इसे याद रखना है कांसा है टीन और तांबा का मिश्रण। ठीक है, इसे याद रखना है काटता यानी कांसा, टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, और जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, तो जर्मन सिल्वर में जो ये पीतल है ना, यानी कि पिताजी, तांबा और जिंक, इसमें अगर निकेल मिलाते हैं तो ये जर्मन सिल्वर बन जाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इसमें सिल्वर नहीं होता है, तो ये जर्मन सिल्वर में नाम सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर कहीं नहीं होता। ठीक है,
इसमें क्या क्या होता है, तांबा, जिंक और निकेल होता है। और रही बात क्या, रोल गोल्ड, रोल गोल्ड में क्या होता है, तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। गन मेटल में क्या क्या होता है, तांबा, जिंक और टीन होता है। और डेल्टा मेटल में क्या होता है, डेल्टा मेटल किसका बना होता है, कॉपर, जिंक और लोहा का बना होता है, ठीक है। और रोज मेटल में बिस्मथ और एंटीमनी और टीन होता है, बिस्मथ, एंटीमनी और टीन होता है रोज मेटल में। और एक है टाइप मेटल, टाइप मेटल किसका बना होता है, तो टाइप मेटल ये शीशा रहता है, ठीक है। टाइप मेटल में शीशा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और टाइप मेटल में और क्या रहता है, शीशा और एंटीमनी और टीन रहता है, ये तीनों का मिलाकर बनता है टाइप मेटल, ठीक है। यानी कि रोज मेटल में और टाइप मेटल में इसमें तांबा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है ये NaHCO3, ठीक है, ये है क्या, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का नाम है ना अलग अलग है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है इसे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, या तो वाशिंग सोडा या नहीं बेकिंग सोडा या तो बेकिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है। ये खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है वाशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, तो उसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट। और उसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, 10H2O, ठीक है। तो ये होता है, आपको याद रखना है। देखिए सिंपल में दो चीज़ याद रखना है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा या तो बेकिंग पाउडर को, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। और वाशिंग सोडा या धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ प्राउस्ट ने क्या है, अस्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है, ठीक है। अब यहाँ है लेबोजियर, इससे कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है। एक रसायन विज्ञान का पितामह कौन है, तो लेबोजियर का ही कहा जाता है, ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर है। और एक है यहाँ जॉन डाल्टन, ये क्या किया था, तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये फल से प्राप्त होता है मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रेब्स चक्र द्वारा अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्या है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण से कितना एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी का, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है, वहीं से रिलेट कर लेना है, ये 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इससे क्या होता है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। देखिए कोशिका भित्ति जो है ना वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन कहा जाता है मर्मिकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रखना है,
पिछले क्वेश्चन में कुछ कोशिका के बारे में आया ना, इसमें कुछ 2 क्वेश्चन और याद रख लेना, ठीक ना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक जैसा ही एक और नाम है, रॉबर्ट ब्राउन है, तो ये कन्फ्यूजन कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया और कोशिका का केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटियों का अध्ययन को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, मर्मिकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब कुछ स्टडी से रिलेटेड आपको याद रख लेना है जो कि पूछा जाता है। जैसे उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये हर्पेटोलॉजी, ये क्या है, उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन है। अच्छा, गोल कृमि का अध्ययन क्या कहलाता है, गोल कृमि का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है, गोल कृमि का अध्ययन। पक्षियों के घोंसले का अध्ययन नीडोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। चींटी या बिच्छू के डंक में वो क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चींटियों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ यकृत से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। अच्छा, पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। और पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संग्रहित रहता है, तो यकृत में संग्रहित रहता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेटाकार्पल, जो है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, ठीक है। देखिए, कलाई के जोड़ की हड्डियों के समूह को क्या, कार्पल, एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहा जाता है, ठीक है। देखिए, कलाई के जो है, कलाई के जोड़ के हड्डियों का समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल हड्डी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया टांग में पाया जाता है। टीबिया और फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में। अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो फीमर की हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, तो विटामिन जो ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल है ना, टोकोफेरोल। कैसे, देखिए विटामिन का जो है ना रासायनिक नाम का पूछा जाता है, इसलिए सभी जो मुख्य विटामिन है उसका रासायनिक नाम याद आपको रखना है, ठीक है। पहले ये समझिए विटामिन की खोज किसने किया, काश्मीर फंक ने किया था, ठीक है। अब रही बात विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये मुख्य 6 विटामिन है, इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का है थायमिन, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल, और ई का है टोकोफेरोल, और के का है फिलोक्विनिन, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, रथ पर एक टोपी, एक लाइन बोलना है, रथ पर एक टोफी, पर को साइलेंट रखना है, ठीक है। तो रथ एक हो गया, यानी कि रेटिनॉल, थायमिन एक, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोफी यानी टोकोफेरोल, और फिलोक्विनिन। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण यानी बिडाल टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, ये टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है ना कि एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और टाइफाइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये एब्सिसिक अम्ल जो है वो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बच्चों में रिकेट्स रोग यानी कि बच्चों में सूखा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ये पोलियो से संबंधित है स्वल्क टीका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि पोलियो का टीका की खोज किसने किया, तो जॉन स्वल्क ने किया था। ठीक है, वहीं से ये नाम स्वल्क टीका बना है कि किस व्याधि से संबंधित है, तो पोलियो से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और पोलियो किससे होने वाला रोग है, तो ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, जैसे कि टीबी, टेटनस, ये सब क्या है, टीबी और टेटनस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और चेचक और पोलियो, ये जो है चेचक और पोलियो विषाणु द्वारा रोग होने वाला है। ठीक है, अच्छा टीकाकरण का खोज किसने किया, टीकाकरण के खोज करता है एडवर्ड जेनर, और चेचक के टीके की खोज पहले किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का जो है गठन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई अखिल भारतीय सेवा का जो है किस अनुच्छेद में है, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 312 में है। नई अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मिनर्वा मिल्स बाद में, है ना, मिनर्वा मिल्स बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बात है जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे केशवानंद भारती मामला में। केशवानंद भारती मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। तो ये कहा गया है किसमें है, केशवानंद भारती मामला में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर सकती है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ये मामला है। ठीक है, गोलकनाथ मामले में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन नंबर 250 होगा, ये अनुच्छेद 250 होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 250 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद है ना, अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आपात यहाँ आया, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, 356 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो कि है अनुच्छेद 356 में, वो बिहार में अब तक कितनी बार लगा है, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लगा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता, बाकी जो केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और रही बात लोकसभा अध्यक्ष का, तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है। ठीक है, बिहार का जो अभी राज्यपाल कौन है वर्तमान में, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला है। बिहार का राज्यपाल कौन है अभी, तो विश्वनाथ आर्लेकर है।
और भारत का जो महान्यायवादी अभी कौन है, तो वो हैं आर वेंकट रमनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त आयोग द्वारा क्या राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर आया है क्या, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन है ना किसके द्वारा किया जाता है, कितने सालों के लिए? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और राज्य वित्त आयोग का गठन क्या किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर पूछे कि भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कितना है? उत्तर प्रदेश का सीट की संख्या है 403 है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, सीटों की संख्या कितना पश्चिम बंगाल में? 294 है। बिहार में 243 है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट की संख्या कितना है? तो 230 है। और तमिलनाडु में 234 है। और यूपी में 403 है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी बिसेंट जो है ना, ये न्यू इंडिया पत्रिका के लेखक है एनी बिसेंट, ये सही है। ठीक है, और रही बात हिंदू स्वराज की, तो ये इनके लेखक है गांधी जी है, ये नहीं है। और कॉमनवेल्थ का है एनी बिसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों का है एनी बिसेंट, तो ये वाला भी गलत है। और महात्मा गांधी है इंडिया विंस फ्रीडम का, ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसे याद ऐसे रख लेना है कि जो इंडिया विंस फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद। तो आज़ाद, जो फ्रीडम मतलब हो गया आज़ाद, तो इसके नाम में भी आज़ाद लगा होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सच्चिदानंद सिन्हा से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अस्थायी अध्यक्ष फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, गांधी इरविन समझौता हुआ, ये मुख्य रूप से क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अब 1931 से एक और इम्पोर्टेंट घटना कोई याद रखना है। ठीक है, वो कौन सा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी
क्या है? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर के बढ़ैया ताल यानी बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। ठीक है, मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य था कि बकास्त भूमि का वास्तविक मांग। अब मुंगेर यहाँ आया, मुंगेर से क्वेश्चन ये याद रखना है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुंगेर को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसे याद कैसे रखना है? जैसे देखिए, मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? मीर कासिम ने। तो इसे रिलेट कर लीजिए। जैसे कि आपके खेत में कोई मूंग तोड़ लिया, तो आपने पूछा क्या, आपने देख लिया तो उससे पूछा क्या आपने मूंग तोड़ा? तो वो क्या बोलता है कि माँ कसम मूंग नहीं तोड़े, माँ कसम मूंग नहीं तोड़े, यानी कि माँ कसम यानी मीर कासिम, मूंग यानी मुंगेर। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए। ठीक है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा मूंग नहीं तोड़े माँ कसम यानी मीर कासिम, यानी कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? मीर कासिम ने बनाया। रिलेट इसलिए करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टाइप का एक और नाम है मीर जाफर, तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए आपको जब ऐसे रिलेट कर लीजिएगा तो आपको कन्फर्म भी रहेगा और याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। ठीक है, अब ये यज्ञश्री सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, अब सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो वो सिमुक था। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले सीसा और पोटीन का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहनों ने चलाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि ये जो सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है, इसी टाइप का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है बार बार। ठीक है, वो क्वेश्चन है कि किस शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या नया धर्म चलाना चाहता था और इसका उलेमा लोगों ने विरोध किया था, अलाउद्दीन खिलजी से। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाया था? तो सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक क्वेश्चन इससे और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण नीति को शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। ठीक है, और ये प्रवर सेन प्रथम जो है ना, ये वाकाटक वंश का शासक था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले वो पहला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम ही था। ये ध्यान रखना है, ये चोल वंश का शासक था। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो वो विजयालय है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, इसलिए इसका नाम है ना, दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने वाले में क्या है? जैसे कि साम वेद में संगीत का वर्णन किस में है? साम वेद में है, तो इसका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और तंत्र मंत्र का किस में है? वो है अथर्ववेद में। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन ये मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये दोनों, है ना। संगीत का वर्णन किस में? सामवेद में, और तंत्र मंत्र और वशीकरण का है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये मिलान चारों हो गया। इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 के बाद 44।
अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का शासक सर्वप्रथम इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब अशोक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको यहाँ एक साथ देखेंगे। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक किसका पौत्र था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पौत्र मतलब पोता है। तो अशोक किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। और किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। तो इसको ऐसे समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, और एक क्वेश्चन अशोक से ये पूछा जाता है कि अशोक के किस केवें शिलालेख में इनका कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, और धामे का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है अपना। क्या पहले कई बार क्वेश्चन में सांची का स्तूप पूछा गया, ठीक है, लेकिन अब नया ये भी पूछा जाने लगा कि ये धामे का स्तूप किसने बनाया? तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ने अशोक ने ही बनवाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में और धामे का स्तूप उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में ये लागू हुआ था। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इको मार्क, ये आरंभ किया गया था। ठीक है, ये पर्यावरण के अनुकूल कोई उत्पाद है ना, तो उसको ये इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो समुद्र जो है ना, ये विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो टेंसलिन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन करेंट अफेयर में आपको याद रखना है कि बाघों की संख्या दुगनी होने के बाद किसको है ना T/2 पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बीज बचाओ आंदोलन हो गया उत्तराखंड से, तो इसी तरह एक और है चिपको आंदोलन, वो कहाँ से संबंधित है? वो भी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, यह बीज जो आया ना, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इस भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा ना कि नागा अर्जुन सागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है, किस राज्य में है? ठीक है, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और जैसे कि ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। ये आंध्र प्रदेश में, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है, और सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है, ये सोमेश्वर अभ्यारण्य है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, नागा अर्जुन सागर से न एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। इसे याद कैसे रखना है कि नागा अर्जुन का जो मतलब इसको नागार्जुन को बोलना है कि अर्जुन। ठीक है, अर्जुन से रिलेट कर लेना,
और महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था? तो कृष्ण भगवान थे। तो इसलिए यहाँ से रिलेट कर लेना कि नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2018 में दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो जी शंकर क्रूप थे। करेंट अफेयर में आपको याद रखना है कि 2022 के लिए 2023 में मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौजो को मिला है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वायुमंडलीय आपदा है। देखिए, वायुमंडलीय आपदा को है ना 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? तो वायुमंडलीय, देखिए प्राकृतिक आपदा को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक वायुमंडलीय, एक भौमिक, एक जलीय और एक जैविक आपदा। ठीक है। वायुमंडलीय आपदा में कौन कौन सा आता है? जैसे बर्फानी तूफान, तड़ित झंझावत, चक्रवात और सूखा, पाला, लू, शीतलहर, ये सब वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि भारत का जो प्रमाणिक समय जो कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और भारत का जो मानक समय है जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा मरुस्थल। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। एक पूछा जाता है ये गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे पंपास, ये क्या घास का मैदान अर्जेंटीना में है, ये सही है। ठीक है ना, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। और बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। लानोज जो चिली में, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लानोज जो घास का मैदान है वो कहाँ? वेनेजुएला में है। ठीक है। और एक सवाना घास का मैदान पूछा जाता है तो अफ्रीका में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्चुतास्म यानी कि अस्टेलेटाइट एवं निश्चुतास्म यानी कि अस्टेलेगेमाइट ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो किसका है ये है भूमिगत जल की स्थलाकृति है। ठीक है, याद रखना है। आश्चुतास्म और निश्चुतास्म किसका है? भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों या शहर में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर जो है भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। जमशेदपुर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलाडीला यानी कि छत्तीसगढ़ में ये बेलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, भारत में जो सर्वाधिक लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादक राज्य उड़ीसा है। सबसे अधिक लोहे का भंडारण अगर पूछे तो वो कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन उत्पादक में उड़ीसा है आगे। और सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो मायाधर रावत है ना, ये कथकली से संबंधित नहीं है। बाकी कृष्ण नायर, राधा मोहन और वी नारायण मेनन ये कथकली से संबंधित है। और ये जो मायाधर रावत है इसका संबंध ओडिसी नृत्य से, कथकली से ये नहीं है संबंधित। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसका संबंध कहाँ से है, किससे है, ये पूछा जाता है। जैसे बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है। ठीक है, और राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है।
और मोहना महापात्र का संबंध ओडिसी से है, और सबिता मेहता का संबंध मणिपुरी से है, और हेमा मालिनी का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1993 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है अशोक चक्र, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल में पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा वीरता चक्र भारत में कौन सा है, तो वो परमवीर चक्र है। और वो कौन सा है मालूम? ये युद्ध काल का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछे तो वो भी परमवीर चक्र है। ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में किया गया था। जब भी पटना विश्वविद्यालय के क्वेश्चन आए तो पटना हाईकोर्ट का भी याद रखना है। जब भी पटना हाईकोर्ट का है तो पटना विश्वविद्यालय को भी साथ में रिवीजन करना है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था और ठीक लगले 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सूडान से संबंधित है। सूडान में ना जो युद्ध काल सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू किया गया था? तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो एक क्वेश्चन आता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये ध्यान रखना है। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी ऋषि सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क रहा है दूसरे स्थान पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक जो है इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड रहा है, लगातार 6ठी बार लगातार ये 1 नंबर पे रहा है, ठीक है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्तमान में है भारत का 126वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये प्रवीण सूद को किया गया है, ठीक है। इससे पहले सुबोध कुमार जायसवाल थे, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है CBI निदेशक? प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति ने, सूरीनाम देश द्वारा द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय मूल के, ठीक है। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चान संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अनीता भारत शाह। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक है अनीता भारत शाह। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको यहाँ थोड़ा याद कर लेना है कुछ का, जैसे कि बंद रास्तों का सफ़र, इसका लेखक कौन है? अनामिका। बंद रास्तों का सफ़र के लेखक है अनामिका। भारतीय साहित्य की नई रूपरेखा, इसके लेखक कौन है? राधा बल्लभ त्रिपाठी। एक है नाइट वॉचमैन, इसका लेखक है विनोद राय। और एक पुस्तक है बीबी माई स्टोरी, इसका लेखक है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है मालूम? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। द क्रॉसिंग के लेखक कौन है? मंजित मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75,
मेडिसिन क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो डू बिस्मैन और कैटालिन कारी को, ये दोनों को मिला है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए करंट अफेयर का के दृष्टि से आप नोबेल पुरस्कार आप पढ़े भी होंगे, याद भी किए होंगे। एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला। ठीक है, पहले ये याद रखिए नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को एक और डेट याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब रही बात कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला, तो 3 लोगों को मिला, पियरे अगोस्तिनी और फेरेंस क्राउस और एल ह्यूलियर, ये 3 लोगों को मिला फिजिक्स में। फिर से समझिए, पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउस और एल ह्यूलियर। रसायन विज्ञान में किसे मिला? 3 लोगों को मिला, एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रूस और मोंगी बबेंडी। फिर से समझिए, रसायन के क्षेत्र में मिला एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रूस, मोंगी बबेंडी। और चिकित्सा में किसको मिला? डू बिस्मैन और कैटालिन कारी को। और अर्थशास्त्र में किसे मिला? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इसे याद रखना काफ़ी आसान है, जैसे क्लाउडिया गोल्डिन, इसे याद रखना है जैसे कि आपके पास अगर गोल्ड है तो आपका अर्थव्यवस्था क्या स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो अर्थशास्त्र का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? गोल्डिन को मिला है ना, क्लाउडिया गोल्डिन को। गोल्ड से हो गया है ना, गोल्डिन को गोल्ड से रिलेट कर लेना है, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। आपको जब भी पूछा जाएगा तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? जॉन फॉसे को मिला है। इसे याद कैसे रखना है कि साहित्य वो इतना अच्छा लिखा कि लोग पढ़ने में इतना अच्छा लगा उनको कि उसमें फंस गया। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को मिला। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला। इसे याद कैसे रखना है? नरगिस को रिलेट करिए नाग से। ठीक है, तो नाग को शांत रहने दो, यानी कि नरगिस को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो नरगिस आएगा ना, तो नाग दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेट नंबर 2 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग की भी कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे ताकि आपको मेन जो बनाने का मैथ और रीजनिंग का प्रोसेस होता है और शॉर्टकट जो आपको आसानी से बन जाए वो आपको जानकारी हो जाए और आप एग्ज़ाम में सफल हो। ठीक है, और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, तो 70% है ना सागरों से ढका है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि कितने देश स्थल से चारों ओर घिरा हुआ है। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पूरा जो प्रीवियस ईयर है 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी बिहार एसएससी द्वारा लिया गया एग्जाम है, चाहे इंटर लेवल का हो चाहे सीजीएल का हो, सारा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैथ और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और ये प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस सेट आया था बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, उसका पूरा 24 सेट का शानदार और डिस्कशन और सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।